वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से। वायरल हेपेटाइटिस खुसूसन हम डिस्कस कर रहे हैं और वायरल हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस बी और सी अब हमारा फोकस होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर हसन साहब, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, क्या वजूहात हैं कि एक इंसान इन दोनों अमराज में मुब्तला हो जाता है? इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो खून और जिस्म की तमाम रतूबतें। हेपेटाइटिस बी इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि वो 100 गुना ज़्यादा लगने वाला है, इन्फेक्शस है एड्स के वायरस के मुकाबले में। अच्छा। तकरीबन सूखने के बाद, जहाँ ये ब्लड लग जाता है, उसके सूखने के बाद 7 दिन तक ज़िंदा रह सकता है ये वायरस। ओके। और उसमें खून का, ऐसे खून का इंतकाल या ट्रांसफ्यूजन कि जो हेपेटाइटिस बी या सी से कंटेमिनेटेड हो ऑलरेडी, ऐसे औजार इस्तेमाल करना, ऐसे अमले जराही में, सर्जरी में, या दांतों के सफाई में, कान बच्चियों के छिदवाना ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो, शेविंग जो हम करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बार्बर्स हैं जो रीयूज़ करते हैं इसको, सिरिंजेस का रीयूज़ अभी भी हो रहा है। कुछ लोग टैटूज़ वगैरह बनवाते हैं, बहुत आम बात है, अपने जिस्म को गुंदवाते हैं। जी जी। और सेक्सुअल ट्रांसफ़र भी है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है इसकी, वो अखलाकी बेरहवी है, उसमें उसकी वजह से बहुत फैलता है, उसमें भी फैलता है। तो ये दोनों ही की कॉमन वजूहात हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए कि बॉडी का कोई हिस्सा भी जिसमें कुछ उसको पिरस किया जा रहा है या उसके अंदर छेद आ रहा है, तो ये वायरस दाखिल हो सकता है अगर कहीं से मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि आलूदा पानी पीने से या आलूदा खाना खाने से भी ये वायरस ट्रांसफ़र होता है? ये वायरसेस आलूदा पानी से या खाने से बिल्कुल नहीं फैलते, और जो भी इस तरह की कोई बात करता है तो वो बेसलेस बात है, ये असल में गुमराही वाली बात है। हाँ, गंदा पानी वैसे हेल्थ के लिए बहुत वजूहात की वजह से नुकसानदेह होता है। उसमें टाइफाइड का वायरस है, हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस है, लेकिन बी और सी नहीं फैलता। ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए। ये बताइए कि हमारे मुल्क में, क्योंकि आप तो हेपेटोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डे बाय डे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस बी और सी के बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह तो बार्बर्स हैं, क्वैक्स हैं। क्या बार्बर के पास इंसान ना जाए, क्या करे फिर? उसमें ब्लेड चेंज करवाए, साफ ब्लेड और इंस्ट्रूमेंट का तकाजा करें। बहुत क्वैक्स ऐसे हैं जो रीयूज़ कर रहे हैं सिरिंजेस अभी भी। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूँ, बार्बर्स के, आपने एक बात नोट की होगी, बार्बर्स ब्लेड तो चेंज करते हैं जी, लेकिन जब वो शेव कर रहे होते हैं तो उसका जो फोम होता है जी, तो वो एक प्याले में एक पानी डालते हैं। जी, अब वो प्याला पे पानी बहुत सारे जो है क्लाइंट्स का उसमें मौजूद होता है। अगर उस पानी के अंदर किसी का कंटेमिनेटेड ज़रा सा कहीं कट के ब्लड लगा हुआ और वही सबके ब्लेड सबके जो है वो नया ब्लेड होगा, तो क्या उससे ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको इससे मुतरादिफ आपकी बात को कहूँगा कि जब सिंगल वाइल, यानी कि एक ही बड़े टीके से मुख्तलिफ लोगों के लिए अद्वियात निकाल के लगाई गई, तो वो हेपेटाइटिस का वायरस फैला। तो इस प्याले को भी वाइल समझ लें और उस तरह को वो आप सही समझ लें। मतलब आप तो ये मुतमईन है एक जो इंसान है कि भाई मैंने तो ब्लेड चेंज करवा दिया, जी जी, उसका जो रेजर है, उसका जो स्तुरा है, उसमें नया ब्लेड है, जी, लेकिन जिस प्याले में वो कर रहा है उसमें उसको जाके वो आलूदा है, वो आलूदा है। तो यानी वो प्याला भी उससे कहेंगे पहले धोए, बिल्कुल उसको वॉश करें, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमारे यहाँ जो आपको पता है ख़वातीन जो हैं कान छिदवाती हैं और बहुत सारे छिदवाती हैं, कान भी, नाक भी, ये पियर्सिंग, तो ज़ाहिर बात है कि ये उनका कॉस्मेटिक रीज़न है। मार्केट्स में जो गन्स होती हैं, जो निडल्स उसमें यूज़ हो रही होती हैं, क्या उससे आप क्या समझते हैं, वो सेफ़ है करवाना? अगर वो सिंगल फायर वाला जैसे है और उसको वो उसी तरीके से स्टेराइल तरीके से लगाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन उसमें भी उन्हें देखना चाहिए कि भाई वो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ हो। इसकी रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, मैंने तो कभी आपस की बातें छेदते हुए, एक इत्तेफाक हमारा नहीं हुआ क्योंकि तो मर्द हैं। वो स्टेपलर की तरह है, आपने देखा है वैसे? जी जी, मैंने देखा है। वो स्टेपलर की तरह होता है उसमें, और उसमें जैसे पिन्स होती हैं, इस तरह से अलग अलग से वो परो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के खून लगा हुआ है अंदर और उसको कंटेमिनेट कर रहा है तो वो पॉसिबल है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इतने भी डेंटिस्ट हैं जो कि इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इंस्ट्रूमेंट वो स्टेराइल करें अपने
ख़ास ऑटोक्लेव वाले तरीके से, तो वो भी इसके फैलने का बहुत बड़ा सबब है। हमारे यहाँ जो आपने कहा डेंटिस्ट का जो एक तो पढ़े लिखे जो डेंटिस्ट हैं, जो जेन्युइन डेंटिस्ट जी, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कोशिश ये करेंगे कि ऑटोक्लेविंग हो, स्टरलाइजेशन हो, लेकिन हमारे यहाँ उससे कई गुना ज़्यादा तो जाली डॉक्टर्स हैं जी, क्वैकरी हो रही है कि डेंटिस्ट्री में, और वो बड़े सस्ते पैसों में, ठीक है ना, क्योंकि एक आम डेंटिस्ट के पास जाता है तो उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। एक कोई जो है वो बहुत कम पैसों में कर रहा होता है, तो लोग कहते हैं चलो ये सस्ता है, उनको क्या पता है ये डॉक्टर है या नहीं, वो तो डॉक्टर ही कहते हैं अपने आप को। तो अब कैसे एक इंसान जा रहा है किसी डेंटिस्ट्री का क्लिनिक में या किसी और प्रोसीजर में, तो वो कैसे इत्मीनान करे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टरलाइज्ड हैं या नहीं है? असल में इनको इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है। हर एक के पास अपना ऑटोक्लेव होता है, उससे वो साफ़ करते हैं उसको, और इस चीज़ का पहले से एक जो है कर लेना चाहिए, आपको एतमाद में आपने लेना चाहिए कि जी आपके इंस्ट्रूमेंट साफ़ हैं। और जितने भी ये स्टैंडर्ड देखिए जो जाली डॉक्टरों का तो कहते हैं साफ़ है जी, वो बदकिस्मती से अब वो तो गलत बात है उनकी तरफ से अगर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी किट जो है स्टरलाइज होके आती है, पेशेंट से अलग अलग इस्तेमाल होती है, वो नज़र आ जाता है, पता चल जाता है। और वही वाली बात है कि ये भी एक अमानत है कि आप अपने क्लाइंट को वो चीज़ दें जो आप समझते हैं कि अपने वो पे यूज़ कर सकते हैं, अपने घर वालों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बदकिस्मती से। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हम जितनी भी स्ट्रेस कर रहे हैं इन तमाम वजूहात के ऊपर, ये इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें प्रिवेंशन का एक हिस्सा हैं, और प्रिवेंशन या बचाव जो है ये हमारे हक़ में बड़ा बेहतर है, बिल्कुल, क्योंकि इसका इलाज बड़ा महंगा है। अब ये बताएं, इलाज से पहले अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या सी है तो उसकी अलामतें क्या होती हैं? हेपेटाइटिस बी के लिए मैं पहले ये बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस बी एक्यूट हेपेटाइटिस भी कर सकता है, और वही एक्यूट हेपेटाइटिस क्रॉनिक में भी। ये एक्यूट और क्रॉनिक क्या है? एक्यूट तो फौरी जो रद्दमल जिस्म जाहिर करता है अपना, जिसमें यरकान होता है, और वही मैंने अर्ज़ किया कि भूख का लगना जो है बिल्कुल भूख ख़त्म हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और पेशाब का रंग बहुत गहरे जर्द रंग का हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। इसको हम अपने जब LFT करा के देखते हैं तो उसमें ट्रांस अमाइनेजेस जिसमें ALT, AST या SGPT, SGOT जिसको बाद लेबॉर्ट्री कहती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसको हम उस तरह से डायग्नोस करते हैं, फिर उसको अगले मज़ीद टेस्ट होते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात यही वायरसेस एक्यूट हेपेटाइटिस की फ़ेज़ यानी कि यरकान की फ़ेज़ के बगैर भी हो जाते हैं, और इसमें हेपेटाइटिस सी बड़ा बदनाम है। अच्छा, वो साइलेंट किलर है, उसमें कोई एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं होता, बल्कि एक्यूट हेपेटाइटिस अगर हेपेटाइटिस सी में हो तो हम बड़े अचंभे से उसको देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं। अब मतलब वो खामोशी से फैल रहा होता है, और उसके अंदर पता तब चलता है कि कोई भाई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो पता चल गया, किसी ने वीज़े के लिए अप्लाई किया पता चल गया, किसी ने खून देने गया तो पता चल गया, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वहाँ टेस्ट हो गया, एक्सीडेंटली पता चलता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। और हेपेटाइटिस बी के मुतालिक मैं बताता चलूँ, जैसे हमने एक उसकी फैलने की वजह डिस्कस नहीं की, वो माँ से बच्चे को, ओके, वो तो सी भी फैल सकता है, लेकिन सी के फैलने के तनासुब जिसे हम हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल दोनों ट्रांसमिशन कहते हैं, वो सी में बी के मुकाबले में कम है, लेकिन बी में ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसका इलाज और मज़ीद एहतियात, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हम जा रहे हैं दोबारा एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।